दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी कहानी विद ए के चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूले। हमारा ईमेल एड्रेस fizi598@gmail.com है। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। बहू रिया पर काव्या के साए को देखकर राधा और ठाकुर बलराज सिंह बहुत डर गए थे। इसलिए जब काव्या के शादी के जोड़े को जलाने के बाद जब वह बहू रिया का शरीर छोड़कर जाती है तो उसके बाद राधा और बलराज सिंह गहरी सोच में पड़ जाते हैं। देखो राधा, रुद्र हमारा इकलौता बेटा है। अगर हम इस हवेली में रहेंगे तो काव्या का खतरा हमेशा हमारे मन पर बना ही रहेगा। कुलगुरु ने तो कहा कि काव्या अब तृप्त होकर जा चुकी है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन में अभी भी डर बना हुआ है। जिस बात का आपको डर है, मुझे भी इस बात का डर खाए जा रहा है। मेरी मानिए तो इस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। कल को हमारे बेटे बहू को कुछ हो गया तो इस हवेली का हम आखिर करेंगे भी क्या? बलराज सिंह और राधा दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि वे लोग अब इस हवेली में नहीं रहेंगे और कहीं दूर जाकर फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे। कुछ दिन अपनी हवेली से दूर एक छोटे से घर में बिताने के बाद माँ जी कहाँ, हमारी वो पुश्तैनी हवेली, और कहाँ यह 2 कमरे का छोटा सा मकान। मैं जानती हूँ इस मकान में रहने में आपको और बाबूजी को भी बहुत असुविधा हो रही है। आखिर कब तक हम लोग इसी छोटे से घर में रहते रहेंगे? रिया बेटा, तुम सिर्फ हमारे बेटे की पत्नी ही नहीं हो बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी भी हो। हम तो बहुत घबरा गए थे जब उस काव्या ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया। एक पल को तो लगा था हम तुमसे हाथ धो बैठेंगे। मैं और तुम्हारे बाबूजी बहुत घबरा गए हैं। इसीलिए हमने यह तय किया है कि हम लोग उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब कभी वहां लौट कर नहीं जाएंगे। कैसी बातें करती हैं माँ जी आप? वो आपकी पुश्तैनी हवेली है। मेरे कारण आप इस हवेली को छोड़ देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी वह जो भी बला थी, कुलगुरु की कृपा से वो हवेली को और मुझे छोड़कर कब का जा चुकी है। आप और बाबूजी नाहक ही घबरा रहे हैं। मेरी बात मानिए तो वापस अपनी हवेली चलते हैं। वहां पर हमारे खेत हैं, जमीन है, पुरखों की हवेली है। इस तरह से अपनी पुश्तैनी धरोहर को खंडहर बनाकर छोड़ देने से हम पुरखों की आत्मा को भी तो दुख पहुंचा रहे हैं ना माँ जी। रिया और रुद्र के बार बार समझाने पर ठाकुर और राधा वापस हवेली में लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो राधा, बच्चों के कहने पर मैं हवेली में लौट जरूर आया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले इस हवेली में शांति के लिए हवन कर लेना चाहिए। हवन पाठ के लिए बलराज सिंह एक पंडित को हवेली में बुलाकर लाता है। हवन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। जैसे ही सभी लोग हवन कुंड के चारों ओर बैठते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से मंत्र जैसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बार बार मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु उनकी जुबान को मानो लकवा मार गया था। किसी भी तरह की आवाज उनके मुंह से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। पंडित जी की ऐसी हालत को देखकर ठाकुर मंदिर से दूसरे पंडित को बुलावा भेज देते हैं। दूसरे पंडित हवेली की ओर आ रहे होते हैं कि हवेली के सामने पहुंचकर अचानक ही पंडित जी को ला रहे नौकर का संतुलन बिगड़ता है और वह पंडित जी को लेकर बाइक से नीचे गिर पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी चोटें लग जाती हैं और पंडित जी अस्पताल पहुंच जाते हैं। आज का तो लगता है मुहूर्त ही खराब है। जाने दीजिए, पंडित जी स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद हम लोग हवन कर लेंगे। ठाकुर और उसका पूरा परिवार वापस से हवेली में लौट आया था। हालांकि उनके मन में एक डर अभी भी बना हुआ था, इसलिए राधा रिया का खास ख्याल रख रही थी। हवेली में आने के बाद कुछ दिन बड़े ही शांति से बीत जाते हैं, जिससे बलराज सिंह और राधा के मन में छुपी आशंकाएं भी दूर होने लगती हैं और वह भी मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हवेली से अब काव्या का साया हमेशा के लिए दूर हो गया है। उसी रात श्मशान से मिट्टी का अभिमंत्रित कलश सीधा ठाकुर के कमरे में आकर गिरता है और गिरकर चकनाचूर हो जाता है। देर रात गए कमरे से आई तेज आवाज को सुनकर बलराज सिंह चौंक कर उठ बैठता है। यह कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कोई भारी सामान गिरकर टूट गया हो। बलराज सिंह उठकर कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है कि कमरे में मिट्टी के कलश के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं।
और पर्दे के एक कोने ने आग पकड़ ली है। बलराज सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या था जो उसके कमरे में आकर टूटा और यह आग कहां से आई। आनन फानन में ठाकुर पानी डालकर पर्दे से उठती आग को बुझाता है और कमरे में बिखरे कलश के टुकड़ों को समेटने लगता है। क्या हुआ जी? ये आवाज कैसी थी? पता नहीं यह सब क्या है। रुकिए, मैं आपकी यह सब साफ करने में मदद करती हूँ। बलराज सिंह और राधा मिलकर कमरे में बिखरे टुकड़ों को समेटकर कूड़े में फेंक देते हैं और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। देर रात गए, राधा की आंख खुलती है। उसे अपने कमरे से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। राधा चौंक कर उठ बैठती है और देखती है कि सामने बलराज सिंह दीवार में अपना सर टकरा रहा है। क्या हो गया जी आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे आपके सर से खून बह रहा है। बलराज सिंह को मानो पत्नी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अपनी धुन में मग्न वो लगातार दीवार में अपना सर मारता ही जा रहा था। राधा बलराज सिंह को खींचकर दीवार से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन बलराज सिंह उसे जोर से धकेल देता है और वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये क्या हो गया आपको? राधा किसी तरह उठकर बेटे बहू के कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगती है। बेटा जल्दी चल, तेरे पिताजी को कुछ हो गया है। मां की बात सुनकर रुद्र दौड़ते हुए बलराज सिंह के कमरे में पहुंचता है। सामने का नजारा देखकर उनके पांव तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। बलराज सिंह मटकी के टूटे हुए टुकड़े और उसमें भरी राख, जिसे अभी कुछ देर पहले राधा ने बाहर फेंका था, दोनों हाथ से अपने मुंह में ठूंस रहा था। पिताजी पिताजी, होश में आइए, यह क्या कर रहे हैं आप? रुद्र बार बार अपने पिता को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बलराज सिंह इस समय अपने बस में ही नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई पड़ रही थीं और माथे से लगातार खून बह रहा था। कुछ देर तक मटकी के टुकड़ों को अपने दांतों से चबाने के बाद अचानक वो अपना गला पकड़कर बुरी तरह से चीखने लगता है। अगले ही पल बलराज सिंह को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर परिवार में सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। काफी देर तक उल्टियां करने के बाद बलराज सिंह एकदम से निढाल होकर फर्श पर गिर गया था। इस समय उसकी हालत बहुत ही खराब नजर आ रही थी। उसका सर खून से लथपथ था और आसपास भी हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मां पिताजी का बहुत खून बह रहा है, इन्हें लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन इनको इतनी चोट लगी कैसे? पता नहीं बेटा, अचानक से मेरी नींद खुली तो देखा तुम्हारे पिताजी दीवार में अपना सर टकरा रहे थे। मैंने रोकने की भी कोशिश की तो उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। यह देखो, मेरे सर में भी चोट आई है। मां, कहीं फिर से वो काव्या लौटकर तो नहीं आई ना? शायद इस बार वो पिताजी को परेशान कर रही है। रुद्र और राधा घायल पड़े हुए बलराज सिंह के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। तभी बलराज सिंह झटके से उठ बैठता है और पास ही में पड़े मिट्टी के कलश के एक टुकड़े को हाथ में उठा लेता है और उससे अपनी कलाई को काटने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, हम आपके नजदीक नहीं आएंगे, उसको नीचे रख दीजिए। पहले से ही बहुत खून बह रहा है, अब और नहीं। राधा और रुद्र कुछ कदम पीछे खींचते हैं। तभी बलराज सिंह दौड़कर अपने कमरे की खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था। पति को अपनी आंखों के सामने इस तरह छलांग लगाते देखकर राधा मानो सन्न रह गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात में आखिर ऐसा क्या हो गया बलराज सिंह को कि वह खुद की जान लेने तक पहुंच गया। घर का माहौल बहुत भारी था। बलराज सिंह के अंतिम संस्कार के बाद हवेली में यह पहली रात थी। परिवार में दूर दूर तक के रिश्तेदार जमा थे। अचानक देर रात राधा चीख चीख कर रोने लगती है। राधा की चीखों को सुनकर सभी लोग उसके कमरे में जमा हो जाते हैं। राधा के नाखूनों से लगातार खून बह रहा था। ऐसा लगता था मानो उसने अपने नाखूनों से दीवार को कुरेदने की कोशिश की है, जिसके कारण उसकी उंगलियां और नाखून जख्मी हो गए थे। राधा बेसूद रोए जा रही थी। मां को इस तरह से देख रुद्र बिल्कुल घबरा जाता है और उसे पिछली रात के दृश्य एक के बाद एक अपनी आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। कहीं पिताजी की तरह मां को भी कुछ हो गया तो क्या होगा? जब से गांव भर में ठाकुर साहब की मौत की खबर फैली थी, लोग उसे यही सलाह दे रहे थे कि वो किसी तंत्र मंत्र फूंकने वालों को बुलाकर
एक बार अपना घर दिखा लें। लेकिन इस गम के माहौल में रुद्र ने गांव वालों की बातों पर खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस समय उसे समझ में आ गया था कि अगर अब उसने एक पल की भी देरी की तो वो पिता की तरह मां से भी हाथ धो बैठेगा। उसको अपने आसपास कुछ बहुत शक्तिशाली ताकत महसूस हो रही थी, इसलिए वह तुरंत 2 नौकरों को कुलगुरु को लेने के लिए भेज देता है। कुछ ही देर में नौकर कुलगुरु को लेकर हवेली में पहुंच चुके थे। गुरुजी के पास अभिमंत्रित जल था। उस जल की छींटे वो पूरे घर में लगा देते हैं और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़कर राधा की ओर फूंक मार देते हैं। बहुत शक्तिशाली मसानी क्रिया का प्रयोग हुआ है तुम्हारे घर पर, और जिस किसी ने भी यह क्रिया करी है उसने तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के लिए ही इसे रचा है। आमतौर पर यह क्रिया करते समय 7 या 5 दिन का समय नियत किया जाता है, किंतु लगता है तुम्हारे माता पिता पर 24 घंटे वाला तंत्र प्रयोग हुआ है। यदि 24 घंटों के भीतर कुछ नहीं किया तो तुम अपनी मां को भी खो दोगे। बाबा की बात सुनकर रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा, यह मसानी क्रिया क्या होती है? कहीं वो काव्या ही तो ये सब नहीं कर रही है ना? आपने तो कहा था कि उसका प्रेत हमेशा के लिए यह हवेली छोड़कर चला गया। फिर यह सब क्यों और कैसे हो रहा है? पिताजी ठीक कहते थे, हमें इस हवेली में लौटकर कभी आना ही नहीं चाहिए था। नहीं बेटा, यह कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, बल्कि काला जादू है जिसे किसी प्रेत ने नहीं, किसी इंसान ने तुम्हारे परिवार के ऊपर छोड़ा है। आप मुझसे कैसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं? मसान क्रिया का नाम तो मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। क्या होती है मसान क्रिया? और कोई मेरे परिवार के ऊपर ऐसा टोटका क्यों करवाएगा? देखो बेटा, यह किसी आम आदमी का काम नहीं है। तंत्र मंत्र की गहरी जानकारी रखने वाले लोग किसी सिद्ध तांत्रिक के माध्यम से अमावस्या के दिन श्मशान भूमि में मां मसानी की आराधना करते हैं। मसानी को श्मशान की देवी कहा जाता है। यह एक तरह का मृत्यु के लिए किया गया करार होता है, जिसे अंग्रेजी में डेथ वारंट भी कह सकते हैं। यह क्रिया अक्सर वही लोग करते हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और किसी भी सूरत में अपना बदला पूरा कर लेना चाहते हैं। कहते हैं, मसानी देवी के नाम से किया हुआ तंत्र कभी खाली नहीं जाता। जितने दिन की सीमा में बांधकर जिस किसी के ऊपर भी यह तंत्र छोड़ा जाता है, उसकी मृत्यु अटल होती है। और इतना जान लो, तुम्हारे पिता की मौत भी इसी मसानी क्रिया के कारण हुई है। यह मसानी क्रिया करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, तुम्हारे घर का ही सदस्य है, क्योंकि मसानी क्रिया तभी सफल होती है जब जिसके ऊपर तंत्र छोड़ा जा रहा है उससे संबंधित कुछ सामग्री जैसे कि बाल, कपड़ा, नाखून वगैरह इस तंत्र क्रिया में शामिल किया जाए। किसी बाहरी व्यक्ति के पास यह सब सामग्री पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे शक है कि कोई घर का व्यक्ति ही इन सब में शामिल है। मसानी देवी की लपटें तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ न कुछ विचित्र जरूर घटा होगा जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया है। अगर शुरुआत में ही तुमने इस खतरे को भांप लिया होता तो शायद आज स्थिति यहां तक न पहुंचती। लेकिन बाबा, ऐसा कौन है जो मेरे माँ बाप की जान लेना चाहेगा? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पहले वो काव्या और अब ये मसानी क्रिया। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो कोई मेरे परिवार के साथ इतनी बड़ी साजिश करेगा? अभी मैं मंत्र पढ़कर तुम्हारी मां के गले में एक धागा बांध देता हूं। अभी कुछ समय के लिए तो यह सामान्य हो जाएगी, किंतु मसानी क्रिया को काटने के लिए मुझे कुछ तंत्र क्रिया करनी होगी, जिसे मैं श्मशान भूमि में जाकर ही कर सकूंगा। यह समझ लो कि मैं सही समय पर आ गया, जिससे तुम्हारी मां की जान बच गई। तुम्हारे परिवार पर मसानी क्रिया करने वाले को शायद यह पता नहीं कि इस मसानी क्रिया का असर उल्टा भी हो सकता है। मैंने तुम्हारी मां के ऊपर से इस तंत्र को काट दिया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस मसानी क्रिया को काटने के दुष्परिणाम भी अवश्य ही सामने आएंगे। आपकी माताजी को बचाने के लिए मैंने इस तंत्र का उलटफेर तंत्र माताजी पर लगा दिया है। अब माताजी को स्वस्थ होने में थोड़ा समय लगेगा, किंतु ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके किसी निकट संबंधी की हालत बिगड़ने लगेगी। उसी से समझ जाना कि वही था जिसने आपकी मां पर तंत्र प्रयोग किया था। रुद्र का मन अभी भी यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था
कि कोई उसका निकट संबंधी ही उसके परिवार को इस तरह बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसी रात बाबा श्मशान में जाकर राधा पर हुए मसानी क्रिया को उलटने के लिए साधना शुरू कर देते हैं। देर रात गए बाबा एक मिट्टी के कलश में जलते हुए अंगारे डालकर उस पर लौंग और मसानी देवी को समर्पित सिंदूर चढ़ाते हैं और कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद आंख बंद करके देवी का आवाहन करने लगते हैं जिसने भी राधा के लिए मौत को चुना था। यह तंत्र उसी तक पहुंचाना है। मैं 3 दिन का समय देता हूं। बाबा के इतना कहते ही वो मिट्टी का कलश आसमान की ओर उठता है और तेज गति से रुद्र के घर की ओर जाने लगता है और उसके कमरे की छत पर पहुंचकर धमाके की जैसी आवाज के साथ टूटकर बिखर जाता है। यह कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है छत पर कुछ धमाका सा हुआ हो। तुम ठहरो, मैं देखकर आती हूं। रिया छत पर जाकर देखती है तो उसे सामने मिट्टी का टूटा हुआ कलश वहां पड़ा हुआ दिखाई देता है और जलते हुए अंगारे और राख भी बिखरी हुई नजर आती है। ये क्या है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो टोटका है, लेकिन ये मेरी छत पर क्यों आया है और कौन इसे भेजेगा? रिया के माथे पर चिंता की लकीर उभारने लगी थी। हड़बड़ाते हुए वो वापस अपने कमरे में आ जाती है। क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? कुछ भी तो नहीं। बिल्ली ने छत पर कुछ सामान गिरा दिया था और कुछ भी नहीं है। रुद्र को रिया के चेहरे के हाव भाव कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। रात काफी हो गई थी। रुद्र कुछ ही देर में सोने के लिए चला जाता है। वहीं रिया की आंखों से नींद अब कोसों दूर थी। देर रात गए एक बार फिर से रुद्र की नींद टूटती है तो वो देखता है कि रिया कमरे में तेज कदमों से टहल रही है और अपने चेहरे और हाथ पैरों को बुरी तरह खुजला रही है। उसके पूरे चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थीं और वो दर्द से बेखबर बस खुजलाती ही जा रही थी। रिया, ये क्या कर रही हो? होश में आओ रिया। रुद्र रिया रिया कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन रिया तो मानो अपने होश में ही नहीं थी। वो अभी भी लगातार कमरे में चहलकदमी करती जा रही थी और बुरी तरह से यहां वहां खुजला रही थी। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? आधे बाल नोचकर जमीन में फेंक चुकी हो। पूरा चेहरा, हाथ पैर सब खरोच डाले हैं तुमने। हुआ क्या है तुम्हें? होश में आओ रिया। रुद्र के बार बार रिया रिया कहकर चिल्लाने पर रिया अचानक से चौंक कर रुद्र की तरफ देखती है और फिर सर पीट पीट कर बुरी तरह से रोने लगती है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। अरे तो इसमें रोने जैसी क्या बात है? ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूं। रुद्र रसोई में जाता है और जो भी खाने का सामान उसके हाथ में लगता है लेकर दौड़ते हुए वापस अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में पहुंचकर वो देखता है कि रिया भीड़ के किनारे पर बैठकर जोर जोर से हिल रही है। रिया, रिया देखो, मैं खाना ले आया। तुम्हें भूख लगी थी ना? तुम ये लो बिस्किट खा लो रही हो। रिया रुद्र के हाथ में पड़ा हुआ बिस्किट और खाने पीने का सामान धकेल कर दूर कर देती है और अजीब सी मुस्कुराहट से खिड़की के बाहर की तरफ इशारा करती है। तंत्र को पलटने से रुद्र खिड़की से नीचे देखता है तो उसे वहां एक खून से लथपथ बिल्ली नजर आती है। मसानी क्रिया ये दृश्य देखकर रुद्र बिल्कुल सहम जाता है। किसी स्वार्थ, ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? इन्हें इनके कुछ समझ में नहीं आ रही थी। पहले माँ और अब रिया लोग नहीं किसी तरह रात बीतने के बाद सुबह रुद्र बाबा को एक बार फिर बुलावा भिजवाता है। काव्या को ही नहीं मारा, धागा बांध देने के बाद काव्या के राधा की हालत थोड़ी स्थिर हो गई थी। करवाई है। अब वो पहले की तरह चीख चिल्ला नहीं रही थी। क्या कसूर? लेकिन अभी भी सिर्फ बेसूद सी बस बिस्तर पर में रंग भरना चाहते थे। वो दीवार की ओर देख रही का बदला कुछ ही देर में जान देकर कुलगुरु घर पहुंचते हैं। काव्या के हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मैंने तो तुम्हें पहले ही चेताया था कि जिस किसी ने भी तुम्हारे माता पिता के ऊपर करवा दी, यह मसानी क्रिया की मौत पर कोई उंगली उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। अपने भाई की मौत मैंने जिस क्रिया से तुम्हारी माँ के ऊपर से उस मसानी तंत्र को हटाया है, भर इसी बात का इसका मतलब यही है कि यह तंत्र बेटी की जगह तुम्हारी माँ की जगह तो उनके उस व्यक्ति पर काम करेगा जिसने उसे तुम्हारी माँ के ऊपर छोड़ा था। मैं बेटी होकर इसलिए अपने परिवार पत्नी की हालत देखकर हैरान मत हो और चाचा जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो अटल है कि आगे से कोई आपके कहने का मतलब यह है कि रिया ने यह सब मसानी क्रिया मेरे माता पिता के ऊपर करवाई थी। ही अपने चाचा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे परिवार के साथ कभी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था। ठीक है, सिंह और राधा, यदि मेरी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं तो अपनी पत्नी से ही पूछ लो। आप था अब पूरा सच वही तुम्हें सुनाएगी। ऐसे ही बाबा की बात सुनकर रिया फूट कर रोने लगती है। सारा समाज ही अंधा हो जाएगा। हाँ,
बड़ा मैं मानती हूँ कि मैंने ही तुम्हारे मन और बाबूजी के ऊपर वो क्रिया की थी, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैं ही हूँ वो जो तुम्हारे माता पिता को अपने परिवार के गुनहगारों को सजा नहीं दे देती। मेरे सीने में जल रही बदले की आग शांत नहीं होगी बाबा। जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं पहले ही सारे जोखिमों को समझती थी। मुझे पता है कि अब मेरी मौत निश्चित है और मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस भी नहीं। बस दुख इस बात का है कि राधा बच गई और मेरा बदला अधूरा रह गया। बाबा कुछ करिए ना, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नियति यही है कि इस बच्ची को यह दुनिया छोड़कर जाना ही होगा। राधा अपने किए के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन रिया किसी भी सूरत में राधा को माफ नहीं करती और अगले 12 घंटे के भीतर उसकी मौत हो जाती है। क्या रिया की आत्मा को शांति मिल पाएगी या वह एक बार फिर बदला लेने के लिए लौट आएगी? क्या रिया ने जो किया वो ठीक था? उसका दिल अब भी न्याय की तीखी चुभन से भरा था, जहां प्यार की आहें बदले की सिसकियों में बदल गईं और हर सांस याद दिलाती रही कि कभी कभी मोहब्बत की कीमत इतनी भारी होती है कि वो पूरी दुनिया को राख में बदल देती है। लेकिन क्या वो राख कभी शांत हो पाएगी या वो हमेशा हवा में उड़ती रहकर नई आग सुलगाएगी? दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi55988@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।